आज मौसम बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। तो जैसा कि यार आप लोग बहुत दिनों से देख रहे होंगे कि मतलब बरसात हो रही है, ठीक है, थोड़ा मौसम में मतलब बदलाव आया तो लोगों को भी अच्छा लग रहा है। पहले लोग बहुत ज्यादा गर्मी से परेशान थे तो वो गर्मी से भी कहीं ना कहीं राहत मिली है। ऐसे मौसम में यार मतलब कहीं से मतलब एकदम गर्मा गर्म समोसे है कि नहीं, पकौड़ी, चाय, ये सब मिल जाए, स्नैक्स जो कि, तो मजा ही अलग है। हालांकि थोड़ा बड़ा परेशानी हो रही है लोगों को, जैसे कि अगर मैं मुंबई की बात करूं तो हाँ, मुंबई में थोड़ा कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे पानी भर रहा है, लेकिन तब भी ठीक है। ठीक है, आजकल तो वर्क फ्रॉम होम वाला भी मॉडल है, तो लोग घर पे रह के भी इस मौसम का मजा आनंद उठा रहे हैं, यानी मजा ले रहे हैं। बट द पॉइंट इज, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे चाय, स्नैक्स, घर पे रहने की, कैसा लगेगा अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे देश के कुछ लोग अभी ऐसे स्थिति में है, ना उनके पास घर है, उनसे घर छिन गया, उनके पास खाने को नहीं है और जान के भी लाले पड़े हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे सेगमेंट में जिसका नाम है सस्टेन शॉट्स। और आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे यार आसाम फ्लड के बारे में। सच बताऊं तो यार आसाम के जो लोग हैं अभी बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रहे हैं, जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। जानेंगे आखिर आसाम का अभी जो करंट सिनेरियो, उसके ऊपर नजर डालेंगे। साथ ही में हम लोग ये भी जानेंगे कि हर एक साल आसाम में ऐसे फ्लड्स क्यों आते हैं, मैसिव फ्लड्स क्यों आते हैं। इसके साथ साथ हम लोग इस बात पे भी नजर डालेंगे कि आखिर जब भी हर एक साल अगर ऐसा हो रहा है तो सरकार क्या स्टेप उठा रही है, और इसके साथ साथ इसका जो एक्चुअल सॉल्यूशंस है उसके ऊपर ही बात करेंगे। और एट लास्ट इस पॉइंट पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे यार कि इतनी बड़ी त्रासदी होने के बावजूद आखिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसे कवर क्यों नहीं कर रहा है। जिसे बोला जाता है लोकतंत्र का चौथा पिलर, वो अपना काम सही से नहीं कर रहा है। तो इन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे यार। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। और अगर करंट सिनेरियो की बात करूं यार, अभी असम के अगर करंट अपडेट्स की बात करूं तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय तक 159 लोगों की डेथ हो चुकी है और हजारों की तादाद में लोग अभी मिसिंग चल रहे हैं। इसके साथ साथ ANI की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 4,941 गांव इफेक्ट में इस प्रकार के फ्लड से, जहां पर 54 लाख लोग रहते थे। 54 लाख लोग। आसाम में 34 या 35 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें से 32 तो इफेक्ट हुए ही हुए हैं डायरेक्टली। हमारी आर्मी, NDRF की फोर्स, SDRF की फोर्स, असम पुलिस, CRPF दिन रात लगी हुई है लोगों को बाहर निकालने के लिए विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट। लगभग 845 रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं और 1025 रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर सेटअप किए गए हैं। और सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड एरिया है वो है बरपेटा, कामरूम और धुबरी। लाखों की तादाद में लोगों को वहां से अपना घर छोड़ के कहीं और सेफ जोन में जाना पड़ रहा है। कैसा लगता होगा, कभी सोचा है? हमारे घर में अगर मान के चलो कहीं पर एक छोटी सी सीलन हो जाती है, या मान के चलो कहीं से छत टपकने लग जाता है, छत से पानी टपकने लग जाता है, तो हमारी हालत खराब हो जाती है। लगभग 99,000 हेक्टेयर की जो क्रॉप्स थी वो सब तबाह हो गई। और आदमी की तो बात, आदमी तो अफेक्टेड होते ही होते हैं, उसके साथ साथ लगभग 29 लाख एनिमल्स, जानवर इस फ्लड के कारण अफेक्ट, और पता नहीं कितने जानवर ने अपनी जान गंवाई होगी। सिचुएशन वहां पर ऐसा है यार, अभी आपने पता नहीं कितना न्यूज देखा है कि नहीं देखा है। सिचुएशन अभी वहां पर ऐसा है कि लोग अपने घरों में वेट कर रहे हैं कि रेस्क्यू टीम वहां पर जल्द से जल्द पहुंचे और उन्हें वहां से लेके जाए। पानी में पूरा घर भर रखा है, उनका घरे ढह रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, पीने का पानी नहीं है, खाने का कुछ है नहीं उनके पास। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको इन्फेक्शंस हो रहे हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेस होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस वहां पर बन रहे हैं। सबसे दुखद बात यह है यार कि जिन लोगों की डेथ हुई है और उनके जो रिलेटिव्स है वो उनका मतलब अंतिम क्रिया भी नहीं कर पा रहे, लास्ट राइट्स भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि बरसात इतनी लगातार 30 दिन से बारिश हो रही है, 30 दिन, लेकिन वो लोग वहां पर फंसे हुए हैं। सोचो, जस्ट इमेजिन, बाढ़ का पानी कब कितने स्पीड से आएगा किसी को पता नहीं है, लेकिन वो अपने घरों में रेस्क्यू टीम के लिए वेट कर रहे हैं। दिन में तो चलो किसी ना किसी तरह आदमी देखता होगा तो आंख खुली रहती है तो समझ में आ जाता होगा, लेकिन जो लोग कहीं फंसे हुए हैं और वो अगर रात जैसे होने लग जाती है, उनके अंदर क्या बीतता होगा। और जिस हिसाब से इस टॉपिक के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर वहां के लोगों की जो परेशानी है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो लोग हैं वो अभी जिस तरीके से जूझ रहे हैं परेशानियों से, उसके बारे में खुल के कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई जानना ही नहीं चाहता है। तो अब हम लोग ये जानते हैं यार कि आखिर आसाम में इतना जो मैसिव फ्लड है, इतनी जो भयंकर बाढ़ है, वो आखिर आती क्यों है, जो कि इतने सारे लोगों को तबाह करके चली जाती है। अब इसके लिए ना यार तुम्हें जो पूरा जो हमारा आसाम है, पूरा जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना हमारे इंडिया का, उसको समझना पड़ेगा। एक्चुअली पंगा ये है ना यार कि अगर आप आसाम या पूरा जो नॉर्थ ईस्ट के एरिया को अगर अच्छे से स्टडी करोगे तो वहां पर आपको ये जानने को मिलेगा कि बाकी जो स्टेट्स हैं, आसाम के जो नेबरिंग स्टेट्स है, जैसे कि हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये ना ज्यादा हाइट पे है एज कंपेयर टू आसाम। और इसके साथ साथ वहां पर जो एशिया की 6th बिगेस्ट रिवर है जिसका नाम ब्रह्मपुत्र है, वो भी अवेलेबल। ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये लगभग 3
देशों से होकर गुजरती है, तिब्बत, इंडिया और बांग्लादेश। और अगर हम लोग नॉर्मल दिनों की बात करें तो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो एकदम नॉर्मल तरीके से बहती है, क्योंकि जो तिब्बत में जो ग्लेशियर्स है वहां से जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं और वो ब्रह्मपुत्र रिवर के होते हुए असम से गुजरती है और बांग्लादेश में जाती है। बट जो सिचुएशन है वो बिगड़ती है यार मानसून सीजन में, रेनी सीजन में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश और जो मेघालय है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो थोड़ा हाइट पे है एज कम्पेयर टू असम, तो वहां पर जितनी भी बारिश होती है तो उसका पानी सारा नीचे, तो वहां पर जितनी भी बारिश होती है तो वहां पर सारा जो पानी है वो बह के सीधे असम की तरफ आता है, और वो जो पानी आता है वो सीधे ब्रह्मपुत्र रिवर में जाके गिरता है, जिसके कारण ब्रह्मपुत्र रिवर का जो फ्लो है और जो लेवल है वो दोनों को बढ़ा देता है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे यार इतनी कितनी बारिश होती है कि मतलब वो लेवल ही बढ़ा देता है पूरा नदी का। मेघालय में एक जगह है चेरापूंजी, चेरापूंजी में इस बार जो बारिश हुई है उसने 27 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और वो जो बारिश इतनी हुई है उसको आप अनुमान इस तरीके से लगा सकते हो कि वहां का जो 3 दिन का बारिश है वो पूरी मुंबई का पूरा मानसून सीजन का बारिश। और ये बात तो होगी कि वो दूसरे स्टेट से पानी आ रहा है। इवन कि असम में इस बार जो प्री मानसून जो रेन हुई है वो 62% ज्यादा हुई है, जिसके कारण जो 40% जो असम का एरिया है वो ऑलरेडी फ्लड प्रोन एरिया बन चुका है। दूसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो यार वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोजन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को डेवलपमेंट करनी है और डेवलपमेंट के कारण कहीं ना कहीं पेड़ काट रहे हैं, और उस पेड़ काटने की वजह से कहीं ना कहीं भैया पानी रुक नहीं पा रहा है और वाटर फ्लो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पेड़ क्या होता है? पेड़ तो कहीं ना कहीं पानी को रोकता है ना भाई। और इसके साथ साथ जो पानी बह रहा है, जैसे कि पानी अगर ऊपर से आ रहा है तो बहुत तेजी से आ रहा है, तो जो ऊपर की जो हमारी जमीन की जो लैंड की जो ऊपर की मिट्टी है वो उसको भी साथ में लेते हुए आ रहा है, जिसके कारण वहां का जो पूरा जो डेमोग्राफी है वो उसको चेंज कर दे रहा है। और वो जो पूरा पानी आ रहा है उसके कारण वो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही बढ़ते जा रही। और अचंभे की बात तो यार यहाँ पर यह है कि ब्रह्मपुत्र रिवर के कारण हम लोग ऑलरेडी अराउंड 4000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ असम का जो लैंड है वो खो चुके हैं। 4000 स्क्वायर किलोमीटर कितना होता है पता है? लगभग गोवा जितना जो एरिया है वो हम लोग ऑलरेडी खो चुके हैं एट द स्पीड ऑफ 80 स्क्वायर किलोमीटर पर ईयर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है लगभग 2500 विलेज को गायब करने के लिए, जहां पर 5 लाख लोग रहते थे। और यहां पर अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों को लगता है क्लाइमेट चेंज अभी भी काल्पनिक कथा है। अब बोलोगे कि क्लाइमेट चेंज यहां पर कैसे आ गया? भैया बारिश ही तो हो रही है। ये जो बारिश हो रही है ना, ये नॉर्मल बारिश नहीं हो रही है। दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। आपने इसको नोटिस भी किया होगा। अगर आप देख रहे होगे तो जब गर्मी पड़ी तो इतनी पड़ी कि लोगों की हालत खराब हो गई, और जब अभी बारिश हो रही है तो इतनी बारिश हो रही है। पहले तो बारिश होती नहीं है, लेकिन वो 3 दिन में सोचो इतनी बारिश हो जा रही है कि मतलब सब तबाह कर दे रही है। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये एक मजाक ही है अभी भी। और देखो कब तक ये मजाक बना रहता है, जब तक उनके घर तक पानी नहीं पहुंचेगा तब तक। और सच बताऊं ना यार, तो अगर ऐसा चलता रहा ना, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन अगर हम लोगों ने और सीवियर देखे तो भैया दिल्ली वाले गर्मी से मर जाएंगे, असम वाले जो पानी आएगा उससे मर जाएंगे, और मुंबई तो डूबेगी ही डूबेगी। तो ये मत समझना कि भैया कोई एक स्टेट कोई एक जगह बचेगी। अगर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन अगर होगा तो इसका जो इम्पैक्ट है वो देश के चारों तरफ देखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर हाइट से, मतलब अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, मेघालय, यहाँ से जो पानी आता है वो कहीं ना कहीं अपनी मिट्टी को भी लेके आता है। तो ऐसे में सीन ये बनता है यार कि अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में जितनी भी बारिश होती है उसका पानी असम की तरफ बहने लग जाता है, डाउनवर्ड बहने लग जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो पानी के साथ साथ कहीं ना कहीं जो लूज सॉइल है वो भी आता है। तो वो जो लूज सॉइल जो आ रहा है पानी के साथ, वो कहीं ना कहीं असम के जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके बेस में जाके बैठ जाता है। दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट्स, जिसके कारण जो रिवर की जो एक्चुअल जो हाइट है वो फिर बढ़ने लग जाती है। अब इसको थोड़ा इस तरीके से समझने की कोशिश करना यार, इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करो कि मान के चलो आपके पास एक बाल्टी है और उस पर आप मिट्टी वाला पानी डाल रहे हो, तो एक टाइम के बाद जो वो जो मिट्टी है वो नीचे बेस में जमना स्टार्ट होगी। अब क्या होता है, वो जब जमती है तो कहीं ना कहीं वाटर का जो लेवल है वो भी थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। विदाउट मिट्टी एक वाटर का लेवल एक अलग होता और मिट्टी के साथ वाटर का लेवल एक अलग हो जाता है। और जिसके कारण अगर हम इसको कनेक्ट करें ब्रह्मपुत्र रिवर से, तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर का जो लेवल है, हाइट है, वो क्या है, बढ़ जाता है, और वो जो पानी है वो आसपास के गांव में जाके फैलने लग जाता है। और यहां पर जानने वाली बात यह है यार कि वो जो सेडिमेंट्स है वो लगभग 2.2 मिलियन टन्स हर एक दिन जमा हो रहे हैं। 1950 में एक अर्थक्वेक आया था नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जिसके कारण ब्रह्मपुत्र रिवर ना बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गई। इसके जानने के बावजूद वहां पर लोग अभी भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं फ्लड प्लेन्स में और वेटलैंड्स में। फ्लड प्लेन्स का मतलब ये होता है यार कि जहां पर से भी नदी गुजर रही है उसके आसपास का एरिया। लोग क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं नदी के पास जाते जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करके। तो इतना सब कुछ जानने के बावजूद यार आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये बनता हो कि यार इतना सब कुछ सारी चीजें हमारे सामने है, तो इसके बावजूद जो गवर्नमेंट है वो कोई स्टेप क्यों नहीं उठा रही है, या गवर्नमेंट ने कोई स्टेप उठाया भी है या नहीं उठाया। तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप उठाए थे यार, जहां पर उन्होंने 1980 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड सेटअप किया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड जो सेटअप किया गया था वो बेसिकली इसलिए किया गया था ताकि जो ब्रह्मपुत्र रिवर में जो हो रही गतिविधियां हैं
उसको समझने के लिए। साथ ही में ब्रह्मपुत्र रिवर ने यह भी सुनिश्चित किया था कि वाटर के लेवल को मेंटेन करने के लिए, वाटर के फ्लो को मेंटेन करने के लिए वो वहां पर डैम्स बनाएंगे और रिजर्वायर बनाएंगे। बट उनके डैम्स और रिजर्वायर बनाने के बावजूद उतना कुछ फर्क पड़ा नहीं। और साथ ही में जो ब्रह्मपुत्र रिवर बोर्ड है ना, उनको मतलब पर्टिकुलरली ज्यादा पावर भी नहीं दिया गया ताकि वो कुछ बड़ा एक्शन ले पाए। और अगर हम लोग दूसरे स्टेप की बात करें यार, तो गवर्नमेंट ने रिवर एम्बैंकमेंट्स बनाए थे, जिसको हिंदी में तटबंध भी बोला जाता है। बेसिकली एम्बैंकमेंट्स का मतलब ये होता है यार कि जिस भी एरिया से वो जो रिवर पास होती है, उसके आसपास का जो लैंड है, उसकी जो हाइट है, वो कहीं ना कहीं बढ़ा दी जाती है आर्टिफिशियल तरीके से, या फिर एक पर्टिकुलर बाउंड्री बना दी जाती है रिवर के आसपास, ताकि वो जो रिवर का पानी है वो गांव में ना जा सके। बट ये जो एम्बैंकमेंट्स बनाई जा रही है, इसका भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है अकॉर्डिंग टू सम एनवायरमेंटलिस्ट। वो ये है कि कहीं ना कहीं वो जो एम्बैंकमेंट्स बनाई जा रही है, जिसके कारण जो रिवर का जो एक्चुअल एरिया है उसको आप नैरो कर दे रहे हो, और वो जो नैरो हो रहा है तो उसके कारण जो वाटर फ्लो है वो बहुत स्पीड से हो रहा है रिवर में, जिस कारण आगे जो कहीं गांव है या कोई एक एरिया है वहां पर फ्लड्स के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे हैं। और इसके साथ साथ पंगा ये भी हो रहा है ना यार कि अगर मान के चलो गवर्नमेंट कोई स्टेप उठा भी रही है, तो यहां पर बहुत बड़ा हाथ एक करप्शन का भी आ जा रहा है। अब समझने की बात यह है कि यार कि देखो, हर एक साल बारिश होती ही होती है, तो वो जो एम्बैंकमेंट्स है वो बनाए जाते ही जाते हैं हर एक साल। तो वो जो कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग हैं वो इतना घटिया मटेरियल लगा रहे हैं कि वो जो एम्बैंकमेंट्स है वो टिक ही नहीं पा रहे वाटर के फ्लो के आगे, और वो बह जा रहे हैं, जिसके कारण एक बार कहीं से भी अगर वो एम्बैंकमेंट है अगर वो टूटा तो समझो पानी कितना स्पीड से पूरे गांव में जाएगा। इतनी बड़ी त्रासदी पे भी कुछ लोग अपना पता नहीं पॉकेट भरने के चक्कर में पड़े हुए हैं। इवन जो अभी जो बहुत सारे एम्बैंकमेंट्स बनाए गए हैं ना, उसमें से 80% एम्बैंकमेंट्स की सर्विसिंग ही नहीं हो रही है, वो एकदम बुरे हालत में है। तो ये सब तो हो गया यार टेम्परेरी सॉल्यूशन, ठीक है। इससे समझ में ये आ गया कि इससे फायदा नहीं है, वी नीड टू टेक सम अनदर स्टेप जो कि एक परमानेंट सॉल्यूशन हो। तो यहां पर अब हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर, परमानेंट सॉल्यूशन के ऊपर, कि भैया कुछ ऐसा हो जाए जहां पर नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, आसाम, वहां पर ऐसी कभी फ्लड की गतिविधियां आगे हो ही ना, या फिर यूं कह लो कि क्या आखिर हम लोग क्या ऐसा कर दें जिसके कारण आसाम में कहीं फ्लड आए ना। ऐसा हो सकता है क्या? सच बताऊं तो ऐसा नहीं हो सकता है। आसाम का जो पर्टिकुलरली एक जो डेमोग्राफी है ना, आसाम का जो पर्टिकुलर एरिया है, वहां पर फ्लड आना इज अ गुड थिंग। पहले मैं बता दूं, वहां के लोगों के लिए फ्लड आना इट्स लाइक कि हाँ चलो अच्छी बात है, क्योंकि वो फ्लड कहीं ना कहीं सॉइल को फर्टाइल करता है। बहुत सारे जानवरों के लिए बहुत मददगार है वो फ्लड, क्योंकि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहां पर क्या होता है कि जब ये फ्लड्स आती हैं, जब पानी का बहुत अच्छा बहाव आता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पानी के साथ साथ बहुत सारे सॉइल्स भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं काजीरंगा जो नेशनल पार्क की जो लैंड है वो उसको भी फर्टाइल कर जाती है, जिस कारण वहां पर जो जानवर रहते हैं उनका खाने पीने के लिए अच्छी फसलों की उपज होती है। बट आज के टाइम पे क्या हो रहा है ना कि वो जो पानी आ रहा है, जो बाढ़ आ रहा है, उसका लेवल इतना हो जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो लोगों को नुकसानदेह हो रहा है, फसलें पूरी बर्बाद हो जा रही हैं, जानवर तक मर रहे हैं यार। 2019 में जो फ्लड आया था आसाम में, उसके कारण कितने सारे राइनोसोरस मर गए थे। आसाम की एक खास बात है कि वहां पर सिंगल हॉर्न राइनोस पाए जाते हैं। पहले क्या होता था, एक पर्टिकुलर अमाउंट में पानी आता था, जिसके कारण लोग भी खुश रहते थे, मिट्टी भी उपजाऊ हो जाती थी, जानवर को भी खाने को मिल जाता था, और जानवर क्या करते थे, वो एक पर्टिकुलर हाइट वाले एरिया में चले जाते थे जब तक पानी रहता था, जब तक वो बाढ़ का पानी ड्रेन नहीं हो जाता था। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा हो रखा है कि वो जो हाइट वाला पोर्शन है वो तक डूब गया है पानी से। तो एट लास्ट हम लोग यहां पर बात करते हैं यार कि मतलब आखिर कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, आखिर परमानेंट सॉल्यूशन आखिर है तो है क्या। सबसे पहला, जो भी वो जो फ्लड प्लेन्स है, जो वेट लैंड्स है, वहां पर जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं उसको तुरंत से तुरंत रोकना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर एरिया को पूरा खाली करो। और सबसे पहले तो हमारे को यह समझना पड़ेगा जो पूरा इन्वायरमेंट है आसपास, जो रिवर के आसपास का जो इन्वायरमेंट है, जो फ्लो ऑफ रिवर, उसको पहले समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ वो जो एम्बैंकमेंट्स है, जिसके कारण वो जो रिवर का जो स्पेस है वो हम लोग नैरो कर रहे हैं, उस एम्बैंकमेंट्स को चौड़ा करना होगा ताकि रिवर को ज्यादा स्पेस मिल सके फ्लो होने के लिए। इवन के साथ साथ वो जो रिवर के बॉटम में जो सेडिमेंट जमा हो रहे हैं उसे भी हमारे को वहां से हटाना होगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि सेडिमेंट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम, वो बहुत जगह यूज किए जाते हैं, आप पढ़ सकते हो नेट पे। और जो रिवर बेड है उसको और ज्यादा डीप करना होगा ताकि जो हमारा जो रिवर का जो पानी है उसको ज्यादा स्पेस मिल सके। ये सब कुछ स्टेप्स हैं यार जिसमें ना मतलब आप नेचुरली तरीके से वाटर का जो फ्लो है उसको आप धीमा कर सकते हैं। वाटर आज के टाइम पे जो ब्रह्मपुत्र रिवर जो तबाही मचा रहा है उसको हम लोग रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज आज के टाइम में मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो उसको कवर ही नहीं कर रही, करना ही नहीं चाहती है। क्यों? क्वेश्चन बनता है यहां पर क्यों, और इसका आंसर ये है यार कि हर एक साल देखो फ्लड आता है, और फ्लड आज के टाइम पे वो तो हर एक साल हो ही रहा है, लोगों की जान जा ही रही है, लोग अपनी जान गंवा ही रहे हैं, तो उसमें कौन से नई बात हो, तो क्यों इसके बारे में लोग बात करेंगे, क्यों इसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया बात करेगी। लोग बोर हो चुके हैं इस न्यूज को सुन सुन के, और जाहिर सी बात है फिर एडवर्टाइजर से पैसा भी नहीं मिलेगा, बोरिंग न्यूज सुनाओगे तो लोग ही नहीं बच रहेंगे फिर देखने वाले, तो क्योंकि आज के टाइम में मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूज थोड़ी दिखाती है, वो तो मसाला बेचती है, मसाला बनाने वाली कंपनी है वो तो। प्लीज आप सभी से निवेदन है कि यहाँ पर स्क्रीन में ना आपको क्या पता वेबसाइट्स के नाम या फिर आपको किसी मैं बैंक अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पर डाल दूंगा, प्लीज वहां पर डोनेट करें। वो किसी न किसी संस्था के हैं,
वो किसी न किसी वहां के सीएम रिलीफ फंड के हैं, जिसके कारण वहां के जो आसाम के लोग हैं उनको किसी न किसी तरीके से मदद मिल सकेगी। हमने अपने तरफ से कर दिया है, आप भी प्लीज अपने तरफ से करें, जितना हो सके उतना करो भाई, बहुत जरूरत है। क्योंकि लोग हमारे हैं, हम लोग घूमने के लिए चले जाते हैं आसाम, वहां की ब्यूटी देखने के लिए चले जाते हैं, लेकिन ब्यूटी और जो इन्वायरमेंट है वो कौन बनाता है? वहां पर रहने वाले लोग। एक पूरा एरिया का जो डेवलपमेंट करता है वो पूरा कल्चर मिलके करता है। क्या होगा जब वहां से वो कल्चर ही एक्सटेंट हो जाएगा? प्लीज ऐसा ना होने दें। इसलिए हमारे को ये सब जितने भी स्टेप्स है वो उठाना बहुत जरूरी है। आप अपने तरफ से भी कुछ स्टेप उठाएं, ये जो जानकारी है दूसरों के साथ फैलाएं, उसके साथ शेयर करें। भैया वीडियो शेयर करें या ना करें, लेकिन ये जो डिटेल जो मैं लिंक्स दूंगा ये दूसरों के साथ प्लीज जरूर शेयर करें, आपसे निवेदन है। तो इसी के साथ आज की मैं वीडियो समाप्त करता हूं यार। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई। और वीडियो पसंद आई हो तो यार जो करना है करो यार, लेकिन वहां के लोग ना बहुत फंसे हुए हैं यार, प्लीज उनका मतलब मदद करो भाई किसी ना किसी तरीके से। सिर्फ बैठ के वीडियो में पूरा टाइम दे के मतलब कोई फायदा नहीं है अगर आपने कुछ किया नहीं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज यार ऐसे ही चलते हैं।